गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कॉमन पेपर सेट नंबर 39 का। 39 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी, क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे, सबसे अंत में फ्रांस वाले आए थे, ठीक है। उसके बाद डच, फिर आए अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आए डेन और सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे अंत में भारत आए थे, फ्रांसीसी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। इस बात को ध्यान रखना है कि उस समय भारत में औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब का शासन था। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय जहांगीर का शासन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, उस समय अकबर का शासन, अकबर, ठीक ना। तो यहां पे कुल मिला के कंडीशन ये निकला कि औरंगजेब के टाइम पे 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक। सबसे अंत की शक्ति थी ये। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस कंपनी ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री है, प्रथम फैक्ट्री 1668 में कहा, सूरत में स्थापित की थी। सूरत में, यहां ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज ने भी सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेज ने 1608 में ही, 1608 में, ठीक है, सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बंगाल के एक क्षेत्र में चंद्रनगर की स्थापना की। चंद्रनगर यह इनका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। चंद्रनगर की स्थापना की थी, स्थापना, ठीक, की गई थी। किसके द्वारा? फ्रेंच के द्वारा। चंद्रनगर की स्थापना की गई थी फ्रेंच के द्वारा। और यह भी ध्यान रखना है कि इसका एक जो गवर्नर था, फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन, इसने पांडिचेरी की स्थापना की, पांडिचेरी की स्थापना की थी। तो इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन के निकला है वो क्या निकला है? 1664 ईस्वी, 1664, ठीक है। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि 1760 ईस्वी में, 1760 में फ्रांस तथा अंग्रेज के मध्य जो है, के मध्य लड़ाई हुई। किस चीज की? वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई थी। फ्रांसीसी जो है वो क्या हुई थी? हार गए थे इसमें हार हुई थी और अंग्रेज को जीत मिली थी, ठीक है। तो यहां पर 31 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास निकल के आ रहा है, ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? ए है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पीआरटी के लिए यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है मेरे दोस्त। सारे क्वेश्चन सब लगभग वही होता है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन पीआरटी में एनवायरमेंट का होता है, बाद बाकी सारे क्वेश्चंस वही होते हैं। ये सबके लिए है, बिना किसी डाउट के आप इसको देखिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपके पास क्या निकल के आया? ए निकल के आया। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस अंग्रेज ऑफिसर ने 1763 की लड़ाई में 1763 में लड़ाई की श्रृंखला में मीर कासिम को हराया था? मेजर एडम इसका नाम था, याद रखिएगा। बी जो है करेक्ट आंसर है, मेजर एडम। जहां तक बात रह गई मीर कासिम की, कासिम, ठीक है। मीर जाफर के बाद ये मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था, बंगाल का नवाब था। लेकिन अंग्रेजों से अच्छे संबंध नहीं होने के कारण मीर कासिम ने क्या किया? मुर्शिदाबाद से राजधानी, जो पहले मुर्शिदाबाद राजधानी बंगाल की थी, मुर्शिदाबाद से राजधानी को कहां ले आया? राजधानी को जो है मुंगेर लाया था, मुंगेर। तो मुंगेर राजधानी को स्थापित करने वाला कौन सा शासक था? तो बंगाल का वो नवाब था और वो था क्या? मीर कासिम, ठीक। मुंगेर लाया था। इसमें यह भी ध्यान रखेंगे आप कि मुंगेर में इसने क्या किया?
बंदूक तथा तोप दोनों की फैक्ट्री स्थापित की थी। इसने फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अत्यधिक संख्या में अंग्रेजों की पटना में इसने हत्या की थी। इसको पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि पटना हत्याकांड का संबंध जो है वो किससे है, तो करेक्ट आंसर होगा वो मीर कासिम से है। ठीक है, मीर कासिम से है। ये बाद में अंग्रेजों का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था, तो मीर कासिम से है। अब इस मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई, उस लड़ाई में ये मीर कासिम जो है ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर और बक्सर की लड़ाई लड़ा। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इसमें से 3 लोग थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। लेकिन इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी वो अंग्रेजों से क्या हो गई? हार गई। और हारने के बाद क्या हुआ कि मीर कासिम जो है ये दिल्ली की तरफ भाग गया, दिल्ली की ओर भाग गया। और ऐसा कहा जाता है कि यहां पर 1778 ईस्वी में इसकी दिल्ली के आसपास ही कहीं मृत्यु हो गई और इसकी कहानी खत्म हो गई, मृत्यु जो है इसकी हो गई थी। ठीक, तो इस तरह से मीर कासिम ये इसको हराने वाला मेजर एडम था। लेकिन अंग्रेजों को इसने चुनौती दी थी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये मीर कासिम था। तो 32 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के क्या आता है? बी। और यहाँ पे हेक्टर मुनरो जो है ये एक्चुअली में बक्सर की लड़ाई से संबंधित था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कौन था? हेक्टर मुनरो था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न संस्थाओं को काल क्रमानुसार सजाने के लिए कह रहा है। इसको जरा सजाने की बात है, जरा सजा के देखें कि कौन यहां पर क्या आ रहा है। परमहंस मंडली, इसकी स्थापना दुर्गाराम मेहता जी दाओब पांडुरंग के द्वारा किया गया था 1849 में। तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, ये भी सही है। तो विवेकानंद के द्वारा किया गया था, विवेकानंद ने जो है स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा कहा? न्यूयॉर्क में की गई थी, न्यूयॉर्क में 1875। ये भी सही है। रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुई थी, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया 1851। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में की गई थी। ये तो सारे सही हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न संस्थाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। अच्छा, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में ही आंसर इसने दे दिया। ठीक है, इसमें कोई अरेंज फेरेंज नहीं है, सीधा सीधा पता है क्या है? क्वेश्चन आंसर, हाँ क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसका? ये कौन सा बड़ा कलाकारी है, सब लोग कर लेंगे। पहले 1849 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, 1 वाला 2 है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 1849 के बाद 1851 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हो गया बस ये। ठीक है, ये पूरा किया हुआ था। ये नेम आप याद रखेंगे, किसकी स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद ने की, परमहंस मंडली की दुर्गाराम मेहता जी दाओ पांडुरंग इनके द्वारा,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की कर्नल अलकाट के द्वारा की गई और भारत में 1882 में आया। भारत में जो है ये इसका कार्यालय है भारत में, ये खोला गया था कहां? 1882 में मद्रास में एक अड्यार होता था, अड्यार नाम की जगह पे इसका कार्यालय रीजनल ऑफिस खोला गया था। रहनुमाई मजदयासन सभा जो है 1851 ये दादा भाई नौरोजी की थी। मुंबई में इसकी स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, मुंबई। और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा क्या? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो 33 का करेक्ट आंसर तो आपके पास ही निकला, आंसर ही दिया हुआ, इसमें क्या करना है, ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 34 की ओर। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? न्यू इंडिया है, लीडर है, यंग इंडिया है। देखिए न्यू इंडिया जो है ये न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट की पत्रिका थी, एनी बेसेंट का अखबार था। देखें तो एनी बेसेंट, एक कॉमनवेल भी था, कॉमनवेल, ठीक है। ये दोनों कब आए थे? ये दोनों आए थे होम रूल आंदोलन के दौरान, है ना, होम रूल आंदोलन के दौरान ये लिखे गए थे, आंदोलन के दौरान इसका संबंध था। और यही वो न्यू इंडिया पत्रिका थी जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करती थी। तो करेक्ट आंसर यहां पे निकल के ए आ गया, करेक्ट आंसर तो ए आ गया, ठीक है, ये ए। एक तो पॉइंट ये हो गया। यंग इंडिया जो है ये अखबार जो था ये महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये यंग इंडिया, ठीक है, ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अच्छा, यंग इंडिया एक पुस्तक भी लिखी गई थी, पुस्तक जो है वो लाला लाजपत राय ने भी लिखा था, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय, इनकी एक फेमस पुस्तक और भी कौन थी? अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये भी इनकी एक पुस्तक थी, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया ये। और फिर एक यंग इंडिया भी हो गई, पुस्तक यही अखबार में, लेकिन ज्यादा चर्चा यंग इंडिया का मतलब किसका? महात्मा गांधी का ही होता है, ठीक है, महात्मा गांधी का ही इसमें होता है। उसके बाद यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है लीडर, ये जो है लीडर ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था, मदन मोहन मालवीय। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि लीडर जो पत्रिका थी ये एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी, ये राष्ट्रवादी पत्रिका थी, जैसे हिंदू पैट्रियट, ये भी एक पत्रिका थी, हिंदू पैट्रियट। और किसकी थी ये? हरीश चंद्र मुखर्जी की थी, हरीश चंद्र मुखर्जी की पत्रिका थी। तो हरीश चंद्र मुखर्जी की पत्रिका हिंदू पैट्रियट थी, ठीक है, ये भी एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी। क्या थी ये? राष्ट्रवादी। उसी तरह से लीडर जो मदन मोहन मालवीय का था ये भी क्या था? एक राष्ट्रवादी पत्रिका था, ठीक है, राष्ट्रवादी पत्रिका था। यहां पे एक पत्रिका और आप याद रखेंगे, युगांतर, युगांतर शिशिर कुमार घोष, ये भी क्रांतिकारी पत्रिका थी, शिशिर कुमार घोष प्लस भूपेंद्रनाथ दत्त, भूपेंद्रनाथ दत्त, उनकी ये पत्रिका थी, ये भी एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी, क्या? युगांतर, ठीक। तो यहां पर करेक्ट आंसर 34 का क्या निकला? ए जो है यहां पे 34, ठीक है, 34, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 35। एक सूची को दूसरी सूची से यहां पर मिलान करना है, ठीक है। देखिए इंडिया लीग जो है, इंडिया लीग, ये इसके तो शिशिर कुमार घोष लिखे जाएंगे, तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन ए का आएगा, ठीक। इंडियन एसोसिएशन ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था थी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था थी इंडियन, तो यहां 4 लिखा जाए। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ ये पूरी तरह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी, तो 4 लिखेंगे। तो यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन तो सैयद अहमद खान, तो यहां तो 3 हो जाएगा। अच्छा समझ गए। देखिए यहां पे कंफ्यूजन क्वेश्चन में हो सकता है जो डाला हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि यहां पे इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस भी थे, और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ जो है शुद्ध रूप से सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो अब जनरली हम लोग क्या याद करते हैं?
इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो सबसे पहले हम 4 को लगा देंगे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन निकल के नहीं आएगा क्योंकि 2 को कहां फिट करेंगे। तो अगर हम इंडियन एसोसिएशन में ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को पूरी तरह से इसके साथ जोड़ दें तो यहाँ 4 हो गया, तो ये जो बच गया 4 इसके जगह पे हम 2 लिख दें तो इंडियन एसोसिएशन की बात भी पूरी हो गई कि आनंद मोहन बोस का इसमें योगदान था, लीडर तो यही थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे। तब हमारा जो है क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा और 1 2 4 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर कोई ऑप्शन हो तो 1 2 4 3 ए आंसर है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है आपके पास करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, तो यहां पर ये कंफ्यूजन जो था, ये कंफ्यूजन यहां पे ध्यान में रखना होगा कि अगर 2 व्यक्ति होते हैं किसी संस्था में तो वहां पर दोनों व्यक्ति को याद रखना होता है, अदरवाइज वहां क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। ठीक ना, ये तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ आपके पास सुरेंद्रनाथ बनर्जी आ गए और इंडियन एसोसिएशन जो है वो आपके पास आनंद मोहन बोस आ गए। ठीक है, आनंद मोहन बोस आ गए। इसमें एक और याद रखिएगा कि पूना सार्वजनिक सभा पे भी क्वेश्चन आता है। पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है ये पूना सार्वजनिक सभा जो है ये स्थापित किया गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मद्रास महाजन सभा भी होता है, मद्रास महाजन सभा। ठीक है, ये चार्लू सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। ठीक, कौन, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। तो 35 का करेक्ट आंसर हमारे पास ये निकल गया, थोड़ा सा ध्यान देने के बाद, थोड़ा सा ध्यान देने। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर आया क्या, ए आया। 36 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। होम रूल लीग जो है ये 1916 में स्टार्ट किया गया, ये बात ध्यान में रखना होगा। 2 इसके पॉलिटिकल लीडर सबसे प्रमुख थे, एक जो इसमें थे वो थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। तिलक जो है इनकी जो पत्रिका थी ये एक थी मराठा और एक थी केसरी जो है ये मराठा भाषा में थी और मराठा जो है ये इंग्लिश में थी। इस प्रकार से 2 पत्रिका थी। एनी बेसेंट का भी चर्चा हो ही गया था, एक कॉमनवेल और एक न्यू इंडिया ये पत्रिका थी। ठीक है, जो तिलक थे इनका क्षेत्र मुख्य रूप से था मुंबई, पुणे, कर्नाटक। यहां मुंबई को हटा दिया जाएगा क्योंकि मुंबई छोड़ के पूरा महाराष्ट्र उनका था, महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे, कर्नाटक और थोड़ा सा मध्य प्रांत का हिस्सा, और जो शेष भारत ये था एनी बेसेंट का। तो दोनों ने अपनी समझदारी के आधार पे क्षेत्र को बांट लिया और एक दूसरे का साथ देते हुए ये जो है होम रूल आंदोलन को चलाया। ठीक है, होम रूल आंदोलन जो है इसको चलाया और इस होम रूल आंदोलन में एक स्वशासन का मुद्दा जो है, स्वशासन का जो मुद्दा है ये काफी तेजी से आगे बढ़ा था। तो स्वशासन को लोगों तक जगाने के लिए, पहुंचाने के लिए इस होम रूल लीग ने बड़ा ही काम किया था, होम रूल लीग 1916 का। अब इसमें पहला पॉइंट है कि सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1415 में प्रस्तुत की। ये बात सही है, असत्य पूछ रहा है। तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। अच्छा, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें से जो इनकरेक्ट है वो एक्चुअली में ये वाला है बी, कि तिलक और बेसेंट के बीच कोई मतभेद था। ऐसा कहीं के नहीं मिलता है कि तिलक और एनी बेसेंट के बीच कोई मतभेद था, और उल्टा इन दोनों के बीच सहमति थी, इसीलिए क्षेत्रों को बांटकर और तब जो है काम को किया गया था। ठीक ना, तो बी वाला पॉइंट जो है गलत है और सारे पॉइंट तो यहां पर सही हैं। बी वाला पॉइंट जो है गलत है। ठीक, ये गलत है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ बी सही है और सारे पॉइंट गलत हैं। कोई मतभेद नाम की चीज नहीं थी। बाद बाकी ये तो मैंने बता ही दिया कि इस तरह से एनी बेसेंट जो है इसका काम होता था। ठीक,
पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूना पैक्ट किससे संबंधित था, जिस पर हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहां पे 37 है, 37 है। ये 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को 1932। ठीक है, ये क्या आया था, ये जो आपके पास था जो 16 अगस्त 1932 है, इसमें आया था कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड के द्वारा ये प्रचारित किया गया, मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था, मैकडोनाल्ड। और इसके तरह व्यवस्था क्या था, व्यवस्था ये था कि दलित जो होंगे, दलित के लिए आरक्षण मिलेगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आरक्षण दिया जाएगा और इनको हिंदू से अलग मानकर आरक्षण दिया जाएगा, हिंदू से अलग मानकर एक समूह के रूप में आरक्षण दिया जाएगा। ये एक्चुअली में 16 अगस्त 1932 का जो कम्युनल अवार्ड था मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसका ये सब्जेक्ट मैटर था। और इस सब्जेक्ट मैटर का विरोध किया था किसने, गांधी जी ने। गांधी जी ने यरबदा जेल जो है वहां पे उपवास किया। उपवास करने के बाद अनशन पे बैठे ये, तब जाके मदन मोहन मालवीय के प्रयास से क्या हुआ कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य जो है ये एक समझौता हुआ। वो समझौता पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और उसके तहत बिना दलितों को हिंदू धर्म से अलग किए, हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हुए 148 सीट जो है इनके लिए आरक्षित किया गया था। कहां, विधानसभा, जो केंद्रीय विधानसभा है, विधानसभा में एवं राज्य विधायिका में, एवं राज्य विधायिका में। ठीक है, विधायिका जो है इसमें 148 सीट्स जो है क्या किया गया, रिजर्व किया गया। तो ये एक्चुअली में पूना पैक्ट की कहानी थी। तो किस किस के बीच हुआ, गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। सी जो है 37 का वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, करेक्ट आंसर, गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है ये वाला पॉइंट हुआ था। ठीक ना, अंबेडकर गांधी जी याद रह जाएगा अभी। ठीक है, और मुद्दा क्या था दोनों के बीच में, दलितों के लिए बेसिकली आरक्षण देना। ये कह रहा था सांप्रदायिक रूप से ये अलग है, हिंदू से अलग है, अलग से मिलेगा, है ना। 71 स्थान उस समय दिया गया था, 71, उसको बढ़ा के 148 किया गया, लेकिन हिंदू से अलग नहीं होंगे दलित, ये यहाँ पे थ्योरी दी गई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, बी आर अम्बेडकर के बारे में याद रखिएगा कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ये व्यक्ति थे। कौन, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी की जन नेता के रूप में दूसरी बार उपस्थिति चिन्हित की। यही पॉइंट गलत है, दूसरी नहीं प्रथम बार चिन्हित की, तो ये गलत है। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। ये पॉइंट सही है। पूछ रहा है सही कौन है, तो केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। और इसमें कौन सा विवाद किस बात को लेकर था, 3 कठिया पद्धति को लेकर था, 3 कठिया पद्धति को लेकर विवाद था। इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे प्रमुख कौन है, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार जो है शुक्ल है। ठीक है, इसमें गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी के द्वारा अपने तीनों अस्त्र का इसमें प्रयोग किया गया। अहिंसा का भी प्रयोग किया, सत्याग्रह का भी प्रयोग किया और सविनय अवज्ञा का भी प्रयोग किया, सविनय अवज्ञा का भी प्रयोग किया। इस तरह से तीनों प्रयोग के माध्यम से गांधी जी ने इस चंपारण सत्याग्रह को जीवित बना दिया, जीत लिया। दूसरी बात यह हो गई कि इसके लिए एक एग्रेरियन समिति बनाई गई थी, एग्रेरियन समिति बनाई गई थी। इस समिति का को जांच करना था कि एक्चुअली में मुद्दा क्या है। इसमें एफजी सलाय इसके अध्यक्ष थे, एफजी सलाय जो है इस समिति के अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी भी इसके एक सदस्य थे, महात्मा गांधी भी इसके एक सदस्य थे। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा कि गणेश शंकर
विद्यार्थी जो एक अखबार का संपादन करते थे कानपुर से, ठीक है, उन्होंने एक लेख लिखा था चंपारण में अंधेरा, चंपारण में अंधेरा, और ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही लिखा था अंधेरा। तो क्वेश्चन आएगा चंपारण में अंधेरा लेख जो है ये लिखने वाले कौन? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से इनकी मैगजीन निकलती थी, उसमें जो है चंपारण में अंधेरा लिखा गया था। ठीक है, ये पॉइंट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 38 का निकल के क्या निकला? दो निकला। पहली बार गांधी जी ने उपस्थिति चिन्हित की भारत की राजनीति में। ठीक, करेक्ट आंसर यहाँ पे ये आ गया। हाँ बिल्कुल, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 की कहानी है, 1917 की है। आइए नेक्स्ट, काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होगी? अरे काली मिट्टी का नाम ही होता है क्या? कपासी मिट्टी। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए फिर तो। कपासी मिट्टी यानी सबसे अधिक खेती किस चीज की? कपास की खेती होगी। सबसे अधिक खेती किसकी होगी? कपास की होगी। काली मिट्टी जो है इसका निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टान से होता है, बेसाल्ट चट्टान से होता है। इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसको उष्णकटिबंधीय चेरनोजम भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चेरनोजम भी इस काली मिट्टी को कहा जाता है। रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी, सारे इसी के नाम है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है सो देख लीजिए। इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सब की कमी पाई जाएगी। एल्यूमिनियम, आयरन, चूना, इन सब की क्या होगी? इसमें अधिकता होगी। मुख्य रूप से क्षेत्र की बात अगर करें, ठीक है, क्षेत्र की बात तो 5.68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये मिट्टी फैली हुई है। और इसका क्षेत्र अगर देखें आप तो महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, कुछ इलाका छत्तीसगढ़, तो इन क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। हल्का सा कर्नाटक भी आ जाएगा। तो ये 39 का हो गया काली मिट्टी। इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी होगी? कपास होगी। ठीक है, इसको उष्णकटिबंधीय चेरनोजम के नाम से जानते हैं। और याद भी रखिएगा कि दुनिया के कुछ उपजाऊ मिट्टियों में से काली मिट्टी का नाम आता है, ठीक है, ये रेगुड़ मिट्टी भी कहलाती है। 39 का करेक्ट आंसर क्या निकला? बी निकला। 40 पे आइए, भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशतता होगी? देखिए भारत में जो है, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये एक संस्था है। कहां इसका हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर इसका देहरादून में है। ठीक है, और ये 1987 से ही क्या कर रही है? प्रत्येक 2 वर्ष पर जंगल जो वन है से संबंधित रिपोर्ट ये प्रकाशित करती है, रिपोर्ट देती है। तो जो रिसेंट रिपोर्ट इसका था 2023 में था, अब 24 में नहीं 25 में फिर आएगा नेक्स्ट। तो 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए, रिपोर्ट के अनुसार, तो भारत में जंगल का प्रतिशत जो है 24.62% है। मोटा मोटी 25% के आसपास मान सकते हैं। करेक्ट डिजिट जो है 24.62 है। ठीक है, होल इंडिया में ये ध्यान रखिएगा, 24.62%। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश को अगर देखें हम, मध्य प्रदेश तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, प्रथम। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश सेकेंड। अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपके पास सेकेंड पोजीशन किस चीज में? वन क्षेत्रफल के हिसाब से वन को अगर देखा जाए तो, ठीक, प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रतिशत के हिसाब से तो सबसे अधिक जो वन है वो कहां है? मिजोरम के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% आपके पास क्या है? ये जो है वन है। इस तरह से अच्छा, भारत की जो वन नीति थी, भारत की वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी, वन नीति,
ये 1952 में आई थी, ठीक। 1988 में इसमें संशोधन हुआ। मैं आजादी के बाद की चर्चा कर रहा हूं, पहले वाला नहीं कर रहा हूं जो 1894 में आया था। 1988 में संशोधन हुआ और संशोधन के तहत क्या कहा गया कि पर्यावरण संतुलन के लिए क्या 33% कुल क्षेत्रफल का 33% वन होना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। 33% वन होना आवश्यक है। न्यूनतम वन किस राज्य में निकला है? न्यूनतम वन लगभग 3% के आसपास निकला है हरियाणा जो है अपने कुल क्षेत्रफल का कुल 3% लगभग इसमें क्या है, वन है। सबसे न्यूनतम यही है, ठीक। तो पर्यावरण संतुलन के लिए 33% वन का होना क्या है, आवश्यक है, ठीक। करेक्ट आंसर इसमें से निकल के क्या आ गया, सी। करेक्ट आंसर आ गया सी, ठीक। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 41, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया की बात हो रही है, तो डांडिया कहां का? गुजरात का। गरबा भी कहां का? तो ये भी कहां का? गुजरात का, ठीक है। अच्छा, छऊ नृत्य एक होता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये कहां का? ये एक्चुअली में झारखंड, बंगाल, ओडिशा, ठीक है। झारखंड, बंगाल, ओडिशा, इसका जो नृत्य है ये आपके पास है क्या, ये है छऊ नृत्य। ये कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य है, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र जो है इसका लोक नृत्य जो है ये लावनी है, ठीक है। लावनी कहां का? महाराष्ट्र का। और मध्य प्रदेश जो है उसका जो लोक नृत्य है ये कड़मा है, ठीक है, कड़मा है। बिहू भी आता है कभी कभी एग्जाम में, बिहू, ये असम का लोक नृत्य है। कहां का है? ये असम का है, ठीक है। विदेशिया लोक नृत्य जो है एक्चुअली में देखा जाए तो ये बिहार का है। कहां का है? बिहार का है। तो इस प्रकार से कई सारे नृत्य हैं। करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आया डांडिया। कहां का? गुजरात का फेमस लोक नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या आया? सी आया। 41 का सी आया। चलिए आगे आइए। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? जहां पे जलपोत बनते हैं यानी पानी का जहाज, वो निर्माण केंद्र कोचीन है। ध्यान दीजिएगा, केरल, कोचीन। और कोचीन किस प्रकार का बंदरगाह है? ये प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है, ये भी बंदरगाह का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक बंदरगाह कौन? कोचीन। कांडला जो है ये गुजरात में है और ये ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। ज्वारीय बंदरगाह टाइडल जो है, ठीक है, पोर्ट का उदाहरण कौन है? कांडला है। पारादीप कहां है? पारादीप जो है ये ओडिशा का बंदरगाह है, ठीक है, ओडिशा का बंदरगाह है। यहां पर एक बात और, प्राकृतिक बात आ गई तो यहां पे कृत्रिम बंदरगाह की चर्चा कर ली जाए। कृत्रिम बंदरगाह की बात अगर करें तो चेन्नई है, याद रखिएगा, चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है यहां पे कि जो भारत का पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट, ठीक है, वहां बंदरगाह के लिए या बंदरगाह निर्माण के लिए स्थिति अनुकूल है। स्थिति जो है क्या है? अनुकूल है, अनुकूल। लेकिन जो पूर्वी तट हैं वहां पे डेल्टा का निर्माण चूंकि होता है नदियों के द्वारा, तो यहाँ पे जो है बंदरगाह संभव कम ही हो सकता है, बनाना पड़ेगा, खुद नहीं होगा, संभव नहीं हो सकता है। और यहाँ पे चूंकि जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है, तो एस्चुरीज में क्या होता है कि इस प्रकार के बंदरगाह की गुंजाइश ज्यादा बनी रहती है, ठीक है, फिजिकल कंडीशन ये होता है। तो इसलिए हाँ, आर्टिफिशियल चेन्नई होगा। इसीलिए पश्चिमी तट पे बंदरगाह आपको मिलेंगे जो प्राकृतिक जनरली होंगे, पूर्वी तट वाले क्या होंगे? ये आपके पास कृत्रिम होंगे। हल्दिया बंदरगाह जो है ये क्या है? हल्दिया प्लस कोलकाता जोड़ दीजिए इसमें, वो एक ही हुआ। नदी बंदरगाह इसको कहा जाता है क्योंकि नदियों से इसका जो है जुड़ाव है और तब जाके समुद्र में ये मिलता है। तो कोलकाता वाला कहां हो गया? हल्दिया और नदी बंदरगाह, ठीक ना। करेक्ट आंसर यहां पे निकल के क्या आया? 42 का ए, 42 का ए। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? मूंगा यानी
इसको हम पड़वाल कहते हैं, ठीक है, पड़वाल। तो पड़वाल द्वीप तो भारत में एक ही है और करेक्ट आंसर उसका क्या है, लक्षद्वीप है। करेक्ट आंसर क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में कुल द्वीप की संख्या कितनी, कुल द्वीप की संख्या जो है ये एक्चुअली में है 36 है, ठीक है, 36 द्वीप हैं इसमें से। अच्छा, मालदीव जो है इसको मिनी कॉय जो लक्षद्वीप का तो हिस्सा नहीं है लेकिन वही आसपास है, इसको अलग कौन करता है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक। मालदीव को मिनी कॉय से, और मिनी कॉय को लक्षद्वीप से अलग करने वाला जो है, मिनी कॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है कितना, 9 डिग्री चैनल करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप से वो अलग करता है कितना, 10 डिग्री चैनल करता है, ठीक है। तो 8, 9, 10 ये तीनों हो गए यहाँ पे लक्षद्वीप। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप है कहाँ एक्चुअली में, तो ये अरब सागर में है, अरब सागर में है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे जो बड़ा द्वीप है वो एक्चुअली में क्या है, मिनी कॉय ही है, मिनी कॉय है। और इस मिनी कॉय पर महल भाषा बोली जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, महल भाषा बोली जाती है। जबकि संपूर्ण लक्षद्वीप पर मिनी कॉय को छोड़ के यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 43 का क्या निकला, सी निकला। करेक्ट आंसर जो है 43 का निकला सी, ठीक। आइए, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है, ठीक। देखिए, सतपुड़ा और बिंद के बीच, सतपुड़ा आपका नॉर्थ हो जाएगा, बिंद जो है वो साउथ हो जाएगा, ठीक। सतपुड़ा और बिंद, हाँ देखिए, सतपुड़ा तथा बिंद यानी विंध्याचल वाला, बिंद के बीच बहने वाली जो नदी है वो एक्चुअली में नर्मदा होती है। वो एक्चुअली में कौन सी है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। जो ये 1312 किलोमीटर पूरी यात्रा करती है। और ध्यान रखना यह है कि दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, या प्रायद्वीपीय भारत कहें, दक्षिण भारत क्या, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक। ऐसा नहीं समझ लेना है कि दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी हो गई, वो तो फिर गोदावरी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में अपना जल गिराती है तो कौन हो जाएगी, नर्मदा। 1312 किलोमीटर की हो गई। ये सतपुड़ा और बिंद के बीच है। अच्छा, एक बात और, सतपुड़ा और बिंद के बीच तो ये हो गया। फिर बिंद जो है तथा अजंता जो सह्याद्री का हिस्सा है महाराष्ट्र में, अजंता ये क्या है, सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, सह्याद्री का हिस्सा है, सह्याद्री अजंता। इसके मध्य जो है ताप्ती बहती है, ताप्ती ये भी अपना पश्चिम की तरफ चलती है और अपना जल कहां विसर्जन करती है, अरब सागर में करती है, अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती है, कौन, ताप्ती, ठीक है। तो नर्मदा यहां पर जो हो गई भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर प्रायद्वीप में अपना जल विसर्जन करती है। तो इस तरह से अगर हम करेक्ट आंसर लगाएं तो हमारे पास 44 का क्या आएगा, ए आएगा। 44 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये नदी अमरकंटक से निकलती है, वो नर्मदा है, हाँ बिल्कुल वो नर्मदा है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कुछ और था, जो पॉइंट मैंने लिख दिया, आप समझ गए होंगे। अरब सागर में जल गिराने वाली, ठीक है, वो तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, ठीक, अरब सागर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे। बाघ परियोजना क्या है, बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण के लिए योजना है। ये योजना 1973 में लाई गई थी, 1973 में, ठीक है, 1973 में ये योजना लाई गई थी, ध्यान दीजिएगा। बाघ के संरक्षण की योजना, ये भी ध्यान रखना है कि 1992 में जो है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में। अच्छा, एलिफेंट जो है इसको भारत का विरासत पशु भी कहते हैं,
विरासत पशु भी कहा जाता है, विरासत पशु। ठीक है, इधर 2020 तक आके क्या हुआ कि डॉल्फिन को बचाने के लिए डॉल्फिन परियोजना भी लाई गई, डॉल्फिन परियोजना लाई गई। ठीक है, और डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय क्या है, जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये जीव है। अच्छा, इसमें से एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि 1975 में 1975 में कछुआ परियोजना, टर्टल स्कीम था, कछुआ परियोजना जो है ये लाई गई थी। और ये कछुआ जो है ये दोनों तरह का, चाहे समुद्री वाला हो, समुद्री मतलब समुद्र के तट वाला, या नदी का हो, इन दोनों के संरक्षण के लिए, ठीक है, ओडिशा सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम लाया गया था। ओडिशा सरकार के द्वारा, आपको ध्यान होगा कि ओडिशा में एक जगह है भीतरकनिका, और ये जो भीतरकनिका है ये प्रसिद्ध है किसके लिए, कछुआ के लिए। तो वहीं पे संरक्षण जो है करने के लिए ये 1975 में कछुआ परियोजना लाया गया था। ठीक है ना। डॉल्फिन परियोजना भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यहाँ डॉल्फिन के लिए क्या है कि बिहार के भागलपुर में जो है एक डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं, वो भी यहाँ पे बनाया गया है। तो विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य ये एक्चुअली में भागलपुर में डॉल्फिन के लिए ही बनाया गया है, डॉल्फिन को बचाने के लिए। आपको याद रखना होगा कि गंगा में डॉल्फिन की संख्या बहुत ज्यादा थी। आज के समय में डॉल्फिन जो है वो गंगा में लगभग समाप्त है, केवल भागलपुर के एरिया में ही सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो उसी के संरक्षण के लिए काम हुआ है। और पटना में डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हुई है, ये भी याद रखिएगा। पटना में जो है ये डॉल्फिन रिसर्च अनुसंधान, ठीक है, सेंटर की स्थापना यानी केंद्र की स्थापना की गई है, केंद्र की स्थापना की गई है। ये ऐसा जीव है जो देख नहीं सकता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव का इस तरह का उपयोग करके ये जो है पता करता है कि हमारे पास कौन है। तो 45 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे। हरित क्रांति का एक्चुअली में अर्थ क्या है ये कहा जा रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का अर्थ क्या है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का अर्थ क्या है, जरा ऑप्शन देखें। कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना, ये तो सही है, ठीक है, अधिक से अधिक जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और फसल को बढ़ाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ये हरित क्रांति में नहीं आएगा। कृषक क्रांति अस्पष्ट शब्द है, इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो इसमें से हम एक लगाएंगे आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारे पास ये आएगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में भारत में जो है MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। स्वामीनाथन जो है उनके नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही रहा, उत्तर प्रदेश तक, आगे ये नहीं बढ़ पाया, ठीक ना। विश्व स्तर पर जिस व्यक्ति का नाम लिया जाएगा हरित क्रांति को बढ़ाने में, वो नॉर्मन बोरलॉग का नाम लिया जाएगा, बोरलॉग। और ये कहां के वैज्ञानिक थे, मैक्सिको के वैज्ञानिक, मैक्सिको के वैज्ञानिक थे, मैक्सिको के ये क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या निकला, ए निकला। 46 का करेक्ट आंसर आया क्या, ए, ठीक है। भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइन कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग, भारत ने जो क्रूज का निर्माण करना शुरू किया उसके घरेलू उसको बेचने के लिए इसके लिए जो उद्घाटन की शुरुआत इसने की, किसने की, तो सर्बानंद सोनेवाल ने की। सर्बानंद सोनेवाल ने, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया है। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 55 का ए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइन कोस्टा सेरेना कोई डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया। चक्रवात माइकोंग, देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ दिया है। चक्रवात माइकोंग ये 2023 में ही एक्चुअली में आया था, ठीक है। और ये कहाँ आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की खाड़ी में। और ये नाम जो है म्यांमार के द्वारा दिया गया था, चक्रवात का नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब होता है लचीला,
ठीक है, उस समय काफी चर्चा में रहा था ये म्यांमार के द्वारा जो नाम दिया गया था। तो किसने नाम दिया? म्यांमार ने दिया। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला 2023 का ये तूफान था। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो गया? सी हो गया। आइए, मेरा गांव मेरी धरती प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के तहत है? ये संस्कृति मंत्रालय के तहत है। प्रत्येक गांव की अपनी संस्कृति होती है, उस संस्कृति को सहेजना है, बचाना है पंचायत के माध्यम से। ठीक है, सरकार इसमें योगदान करेगी, राज्य और केंद्र सरकार। उसी को लेकर ही संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहां पर 57 का क्या निकला? ये निकला। 58 की अगर बात करते हैं तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? ये भी पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 58 का क्या निकला? बी निकला, जावेद अख्तर को। ठीक, जावेद अख्तर। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तिरुवल्लुवर, ठीक है, जिन्होंने तमिल दक्षिण भारत में रामायण वगैरह को भी लिखा था, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी समर्पित प्रतिमा का जो अनावरण किया गया एक्चुअली में फ्रांस में किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? बी है, फ्रांस में जो है ये किया गया है। ठीक है, तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहां हुआ? फ्रांस में हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? यानी जो छोटे छोटे जो हमारे काम करने वाले लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के हुनर उनके पास है, कोई मूर्ति बनाने वाला है, कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, इन सबको, ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो विश्वकर्मा योजना लाई गई है, इसका रखा गया है 13,000 करोड़। ठीक है, इसमें आवंटित किए गए हैं 13,000 करोड़। छोटे मोटे अपने काम करने वाले जिनके पास अपना हुनर है, उनको स्किल डेवलप करके और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो विश्वकर्मा योजना चलाई गई, उसमें 13,000 करोड़ रुपए रखे गए। ठीक, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश। आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया कहां? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके तहत जो है पहले से चेतावनी दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा कि जो है आपको संभल के रहना है, क्योंकि आपदा जो है आपके बिल्कुल निकट है। इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक, तो यूपी इसका करेक्ट आंसर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार, ये तो सबका सही होगा, क्योंकि लंबे समय से इंदौर जो है इसमें काफी टॉप पे रहा है। और बाद में कौन जुड़ा इसमें? सूरत जुड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंदौर और सूरत। ठीक है, इंदौर तो बड़े लंबे समय से जो है इसमें अपना जो है बनाए हुए है रैंक। ठीक, निम्न में कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? Which of the following properties is not subject to the position of elements in the periodic table? Which of the following properties is not subject to the position of, अच्छा, एलिमेंट के पोजीशन के लिए कह रहा है पीरियोडिक टेबल में कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो इससे जुड़ा नहीं होता। वैलेंसी, ये तो सही है। वैलेंसी से क्या तय होगा? संयोजकता से क्या तय होता है? समूह तय होता है कि किस समूह में जाएगा कोई भी एलिमेंट। तो एलिमेंट के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उनसे तय होगा। एक तो ये हो गया। तत्व के रंग से कुछ भी तय नहीं होता है पीरियोडिक टेबल में, तो वही ये पूछ रहा है कि किससे नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, परमाणु आकार, एटॉमिक रेडियस, ये तो तय होगा। अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करें तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप, टॉप से बॉटम, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये परमाणु आकार जो है यानी एटॉमिक रेडियस जो है ये बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस जो है ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, बढ़ता है। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं आप जा रहे हैं इस तरह से, किसमें? आवर्त में, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यही परमाणु का जो आकार है या परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, ये क्या होगी? घटती चली जाएगी। क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। ठीक है, तो नंबर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से समूह तय होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होगा उससे तय होगा समूह, ध्यान दीजिएगा। और कक्षा की संख्या जो होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या
नंबर ऑफ ऑर्बिट, इससे क्या तय होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट से तय होगा आवर्त, आवर्त यानी पीरियड, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट एलिमेंट उसी पीरियड में रहेगा। ठीक है, जो अभी का आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न, ये मोसले के द्वारा दिया गया है, मोसले के द्वारा, और इसमें कुल मिला के 7 आवर्त होते हैं और कुल मिला के 18 इसमें क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, यानी समूह होते हैं, ग्रुप या समूह होते हैं। ठीक, तो 63 का करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। 63 का करेक्ट जो आंसर हो गया सी। ठीक, निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, ये एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कार्बन जो है वो 3 होगा। ठीक है, कार्बन जो है वो आपके पास 3 होगा, ये एक्चुअली में यहां पे पूछ रहा है। ये जो है पायरुविक एसिड जो है, इसका ये फॉर्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये है। एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया C2H5OH। एथेनॉल जो है ये वाइन के रूप में भी जाना जाता है, शराब के रूप में। ठीक है, और अगर CH3OH हो, जिसको मिथेनॉल कहते हैं, मिथेनॉल, तो ये किसके बारे में जाना जाता है, मिथेनॉल जाना जाता है एक्चुअली में जहरीली शराब, जहरीली शराब। जब आप सुनते हैं कि शराब पी के अधिकांश संख्या में समूह में लोगों की मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब वो जहरीली शराब मिथेनॉल था। और नॉर्मल वाइन जो लोग पिया करते हैं, शराब पीते हैं चली में, वो इथेनॉल होता है। ठीक है, इथेनॉल होता है। यहां ये भी याद रखिएगा कि इथेनॉल को जब पेट्रोल के साथ मिला के, पेट्रोल शुरुआती दौर में 90% पेट्रोल, 10% इथेनॉल, बाद में घटते रहता है, ये 80 तो ये 20, ये 70 तो ये 30। तो ये जो ईंधन आपके पास आता है, इसको गैसोहोल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, गैसोहोल कहते हैं। ठीक है, गैसोहोल इसको कहते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां कार्बन 1, यहां कार्बन 2 और इसमें कार्बन 3, यानी करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, पायरुविक एसिड आ गया। करेक्ट आंसर 64 का क्या आ गया, सी आ गया, पायरुविक एसिड आ गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे कि मिथेनॉल जो है और इथेनॉल जो है। अच्छा, ये जो इथेनॉल है इसका निर्माण कैसे होता है, इथेनॉल का जो निर्माण होता है वो जिस प्रक्रिया से होता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, हिंदी में इसी प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी आ जाएगा ये कि शराब का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, उस प्रक्रिया का नाम एक्चुअली में क्या है, फर्मेंटेशन है, किण्वन है। क्या नाम है, फर्मेंटेशन या किण्वन उसका नाम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। फ्लेमिंग का दायां हाथ क्या कहता है कि जो चालक है, चालक की गति को जो थंब है, थंब ये प्रेजेंट करेगा, ये थंब जो है ये, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र जो है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको इंडेक्स फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला फिंगर बीच वाला। ठीक है, तो यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट है, विद्युत धारा, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट, जिसको हम प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, ये तो ये आपका मिडिल फिंगर दिखाएगा। ये एक्चुअली में थ्योरी है। तीनों को इस तरह से रखना है ताकि ये परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, एक दूसरे पर 90 डिग्री। ये थंब जो है कंडक्टर चला उसको दिखाया, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया, तो ये जो है ये दिखाएगा जो इंड्यूस्ड करंट उसमें से आएगा कंडक्टर में, उसको दिखाएगा, चालक में जो धारा प्रवाहित होगी उसको। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया, प्रेरित धारा। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। ये भी क्वेश्चन पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र कौन सी अंगुली, चालक की गति कौन सी अंगुली और इंड्यूस्ड करंट कौन सी अंगुली। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 66। 12 वोल्ट की बैटरी जो है ये 5 एम्पियर की धारा लेती है, तो बल्ब की शक्ति पूछ रहा है। देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है VI, वोल्ट इंटू करंट। वोल्ट आपके पास है 12, करंट है आपके पास 5, तो निकल गया 60। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 60 वाट। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 60 वाट हो गया। ठीक है,
P का फॉर्मूला एक और होता है, V का फॉर्मूला हम IR जानते हैं, इसके जगह पे IR रख दें और एक I, तो कितना हो जाएगा I²R। ठीक है, अगर यहां प्रतिरोध दिया होता वोल्ट के बदले तो हम ये वाला लगा देते फॉर्मूला प्रतिरोध का, I को 2 बार मल्टीप्लाई करेक्ट आता। ठीक है, तो अपना रिजल्ट जैसे निकालना हो निकल जाएगा। 66 का करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास कितना आ गया 60 वाट। वाट जो है किसका, ये पावर की यूनिट हो गई। पावर की जो यूनिट है, पावर की जो यूनिट है ये वाट भी हो सकती है, ये किलो वाट भी हो सकती है। ठीक है, किलो वाट, हॉर्स पावर भी हो सकती है। हॉर्स पावर में कितना 746 वाट, 1 किलो वाट में कितना 1000 वाट, 1 किलो वाट में कितना 1000 वाट। ठीक है, ये और वाट आवर्स या किलो वाट आवर्स। ठीक है, या यहां पे वाट सेकेंड लिख लीजिए छोटा वाला, वाट सेकेंड, किलो वाट आवर्स, ये सब किसकी यूनिट, ये सब ऊर्जा की इकाई होगी, ऊर्जा की इकाई। पावर की जो इकाई होती है उसमें जब टाइम से गुना कर देंगे ना तो वो ऊर्जा की इकाई बन जाएगी, ये भी याद रखिएगा। किसकी, ऊर्जा की इकाई ये बन जाएगी। ठीक है, ऊर्जा की इकाई बन जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें लिंग का निर्धारण जो होता है यानी सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो टेम्परेचर के कारण से होता है। टेम्परेचर ही डिसाइड कर देता है, खास करके एग वाले में, अंडे वाले में, कि वो जो है किस लिंग का वो होगा। और ये जनरली किसमें, रेप्टाइल्स में होता है, यानी सरीसृप जो होते हैं उसमें ये होता है। टेम्परेचर अगर अधिक है, ठीक है, तो वहां फीमेल की गुंजाइश होती है, और टेम्परेचर अगर कम है तो वहां पे मेल की गुंजाइश होती है। ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, पूरा क्लियर नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है। बट इसको ध्यान में न रखते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके प्रजातियों में लिंग का निर्धारण तापमान करता है, सब में नहीं, रेप्टाइल्स में भी सब में नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ में करता है, इसीलिए पूर्ण क्वेश्चन ये नहीं है, इसको याद रखिएगा। निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है। जूल का तापन, हीट, जूल का जो फॉर्मूला था वो था कि H = I²RT। क्या कहता है ये कि जब एक वायर है, तार है, उसमें जब आप करंट फ्लो करवाएंगे, विद्युत धारा जब उसमें जाएगी तो उसके चारों तरफ जो है वो उष्मा निकलती है, उष्मा, और उष्मा जो है उसको हीट कहते हैं। इसी हीट को यहां H लिखा हुआ है, और ये हीट जो निकलेगी इसका कैसे फॉर्मूला आएगा, तो जितना करंट फ्लो कर रहा है वो, ठीक है, और टेम्परेचर उसके साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था, ये सब को गुना कर देंगे तो H निकलेगा। है, अब जरा समझिए, विद्युत चुंबक का कोई लेना देना नहीं है इससे, विद्युत घंटी का कोई लेना देना नहीं है। इमर्सन रॉड जो है ये एक्चुअली में गर्म होता है जब हम इसमें करंट डालते हैं तो, और गर्म होके ये हीट देता है जिससे पानी वगैरह गर्म होती है। तो ये जूल के इफेक्ट पे आधारित है। ये किस पर है, जूल पर। विद्युत चुंबक और विद्युत घंटी जो है ये किस पर है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये चीजें आधारित होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, खास करके विद्युत घंटी, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैराडे के द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और भी, जैसे ट्रांसफार्मर भी काम करते हैं। ठीक, इसके आधार पे क्या करेंगे काम, जेनरेटर जिसको आप डायनेमो भी कहते हैं, डायनेमो। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करने वाले क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहां पे आपके पास निकल के 68 का क्या गया, 68 का करेक्ट जो आंसर है वो आ गया बी। अच्छा, इमर्सन रॉड तो हो गया, इस पे और भी हो सकता है कुछ, जैसे बल्ब भी यही होगा। ठीक है, बल्ब का एग्जांपल जैसे आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक प्रेस, आयरन जो करते हैं कपड़े में, और हीटर जो होता है, हीटर, ये भी सब किस पे, सब जूल इफेक्ट पे काम करेगा, सारा का सारा काम करेगा किस पे, जूल इफेक्ट पे। ठीक है, जूल इफेक्ट पे। आइए क्वेश्चन नंबर जो है ये 69,
कौन सी प्रणाली एड्स से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? एड्स जब किसी व्यक्ति को हो जाएगा ना तो क्या देखिए, एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमारे शरीर में एक सेल होता है, WBC का हिस्सा है ये लिम्फोसाइट। ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक लिम्फोसाइट, एक T होता है और एक जो है B होता है, ठीक। B और T दो तरह के लिम्फोसाइट यहाँ पे होते हैं, ठीक है, T और B। तो T टाइप हुआ और B टाइप हुआ। T टाइप लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी बनाता है। और B लिम्फोसाइट क्या करता है? इसी एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करता है, यानी विकास करता है। अब समस्या क्या खड़ी होती है कि जो ये आपका एड्स है, ये सीधे सीधे T एंटीबॉडीज को क्या करता है? T लिम्फोसाइट को समाप्त कर देता है। T लिम्फोसाइट पर सीधे ही जो है HIV जो वायरस है वो अटैक करता है, और अटैक करके इसी को समाप्त कर दिया। जब ये रहेगा नहीं तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं, एंटीबॉडी बनेगी नहीं तो शरीर में जितने प्रकार के वायरस बैक्टीरिया जाएंगे वो सब के सब सारी बीमारी उत्पन्न कर देंगे उस व्यक्ति में, और उस बीमारी से लड़ने के लिए शरीर के अंदर कोई क्षमता नहीं होगी। परिणाम ये होगा कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे अधिक इम्यून सिस्टम जो है उस पर अटैक करता है। कौन? ये एड्स जो है उसी पर अटैक करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास वायरस है ये भी ध्यान रखिए। वायरस ये मुख्य रूप से प्रोटीन प्लस RNA या DNA इसके बने होते हैं, ठीक है। यदि ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वायरस जो है उसमें जो न्यूक्लियोइक एसिड है वो RNA के रूप में अगर है किसी वायरस में, इसका मतलब इसको रेट्रोवायरस कहते हैं, रेट्रोवायरस। और इसके कारण से जो बीमारी होती है ना, रेट्रो वाला बीमारी जो होती है वो असाध्य होती है। असाध्य मतलब जिसको साधा नहीं जा सके। जैसे आप एड्स देखते हैं, जैसे आप पोलियो देखते हैं, ये सभी किस प्रकार के वायरस से होगा? तो ये रेट्रोवायरस से होगा। रेट्रोवायरस का मतलब कि जिस वायरस के न्यूक्लिक एसिड में RNA होता है प्रोटीन के साथ साथ, DNA नहीं होता है, उसी को रेट्रोवायरस कहते हैं। सबसे अधिक नुकसान वही करता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहां पे करेक्ट आंसर 69 का क्या निकला? ए निकला, 69 का ए निकला। क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है C6H12O6 ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 6CO2 6H2O और प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा क्या? 38 ATP क्या? एनर्जी। इसी ऊर्जा का उपयोग शरीर जो है हमारा करता है। तो ग्लूकोज बनाता है एनर्जी किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन का होना जरूरी है। यही तो रिएक्शन है। तो कह रहा है कि ग्लूकोज के विघटन के लिए, विघटन मतलब इसका टूटना, इसमें से किसकी आवश्यकता होगी? अच्छा, तो ऑक्सीजन की होगी। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस प्रकार को ये जो पूरा इक्वेशन है इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन जो है इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी एरोबिक, ऑक्सी श्वसन, जहां पे हमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और तब जाके ये हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सी श्वसन। अब ये भी दो स्टेज में संपन्न होता है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें, लाइसिस, और ये ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा? ये होगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की घटना होती है। और दूसरा एक होता है क्रेब्स साइकिल। और ये क्या होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। यानी मैट्रिक्स का मतलब लिक्विड जिसको हम कहते हैं, मैट्रिक्स में होता है। तो कुल मिला के जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारे बॉडी में दो प्रोसेस से गुजरता है, एक ग्लाइकोलाइसिस से और दूसरा क्रेब्स साइकिल से। ग्लाइकोलाइसिस की घटना साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है, सेल का जो लिक्विड होता है उसमें होगी, कोशिका का। और क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। और इन दोनों की प्रक्रिया के बाद जो है आपके पास 30 ATP एनर्जी निकलेगी। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तभी तो यहां ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से ये जाना जाता है, ठीक। तो इस तरह से
क्वेश्चन जो है ये कितना हो गया 70, यानी करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। करेक्ट आंसर जो है हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो यहीं तक आज की क्लास यही है। ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।